हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग डीबीटी जेआरएफ के जो रिमेनिंग रेप्लिकेशन के पीवाईक्यूज थे उनको सॉल्व करेंगे। हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 21 मैंने आपको होमवर्क में दिया होगा। आई होप आपने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, when the DNA is extracted from bacterial cell and analyzed for base composition, it is found that 38% of the bases are cytosine। अच्छा, 38% क्या है, साइटोसिन है। तो बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिस इज एडेनिन। देखो इसमें सीधा हिसाब है, एक एडेनिन हमेशा थाइमिन के और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। साइटोसिन की कंडीशन दे रखी कितनी है, 38। जाहिर सी बात है गुआनिन की कितनी रही होगी, 38। 38 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 76 हो गए। 76 हो गए। अगर आप 100 में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 76 124 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, हमें अब इस 24 में इन दोनों को देखना है। तो हमेशा जो एडेनिन की कंसंट्रेशन होगी वो थाइमिन की होगी। तो 24 का हाफ कर दो, कितना हो गया, 12 हो गया। तो एडेनिन की कितनी होगी, 12, और थाइमिन की कितनी होगी, 12। पूछा किसका है, एडेनिन का, तो आंसर क्या हो गया, 12। बस समझे, आंसर हो गया आपका 12, मतलब 12। ओके, इसमें मैंने क्या बताया, एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर। एक का भी अगर दे रखा होगा तो बचा हुआ आप निकाल लेंगे। कैसे, साइटोसिन का दे रखा 38, तो ग्वानिन का भी होगा 38। 38 कितने हो गए, 76। 100 में से माइनस करो, 24 निकला। अब एडेनिन थाइमिन का बराबर बराबर करना है, तो 24 का हाफ कर दो, 12 12 दोनों के हो जाएंगे। अगला देखो, अगला अगला तो और सिंपल है। चलो देखो, इसमें दे रखा है 1000 किलो बेस पेयर का फ्रेगमेंट है डीएनए का, हैज 10 इवनली स्पेस्ड एंड सिमेट्रिक रेप्लिकेशन ऑरिजिन्स एंड डीएनए पॉलीमरेज। कितने हैं, 100 किलो बेस पेयर का है, 10 इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि ये टोटल 1000 बेस पेयर है। रुकने जरा, अरे रुको, ये है 1000 बेस पेयर का मान लो। अब इसमें एक ओरिजिन इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। कितनी हो रही है, 10 ओरिजिन है, और टोटल कितना है, 1000 बेस पेयर का, किलो बेस पेयर का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हर डीएनए पॉलीमरेज मूव्स 1 kb पर मिनट। अब देखो याद रखो, जितनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगी डीएनए पॉलीमरेज उतना ही काम करेंगे। मतलब डीएनए पॉलीमरेज कितने काम कर रहे हैं, 10, और हर एक पॉलीमरेज कितना चलता है, 1 kb चलता है पर मिनट। 1 kb चलता है पर मिनट, बस इतना याद रखना है। अब देखो 10 ओरिजिन है और 1000 किलो बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, कितना फ्रेगमेंट रहेगा, एक फ्रेगमेंट कितना रहेगा, 100 किलो बेस पेयर का। कितना रहेगा, 1000 को अगर हम 1000 में 10 का डिवाइड करेंगे, मतलब 10 जो है पॉलीमरेज रख दें, तो कितने कितने फ्रेगमेंट बन जाएंगे, 100 किलो बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट बन जाएगा। और 1 किलो बेस पेयर चलने में कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो कितना मिनट लगेंगे टोटल, एक फ्रेगमेंट को पूरा करने में कितने मिनट लगेंगे। तो हाउ मेनी मिनट्स विल टेक इट टू प्रोड्यूस 2 डॉटर मॉलिक्यूल इग्नोरिंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ लीनियर पीस ऑफ डीएनए। मतलब अभी हमको वो पोटेंशियल प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम दैट द 10 ओरिजिन आर इवनली स्पेस्ड, यहाँ ये पहले दे रखा था, फ्रॉम ईच अदर, नन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द क्रोमोजोम। तो बस जाहिर सी बात है, इतना याद रखो कि मान लेते हैं ये 1000 बेस पेयर का है, 10 ओरिजिन ऐसे रखी गई हैं, तो एक फ्रेगमेंट तैयार होगा 100 का। हर पॉलीमरेज 1 kb चलता है पर मिनट, तो कितना kb चलेगा, 100 kb चलेगा। ठीक है, तो क्या पूछा क्या है कि हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2 डॉटर स्ट्रैंड। तो कितने मिनट लगेंगे, कितने, जितने फ्रेगमेंट है उतना ही मिनट लगेगा, मतलब 100 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला देख लेते हैं। इन ह्यूमंस द एंजाइम हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। भाई ये तो कल ही बात हुई थी, ये तो जब भी हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था उस दिन बात हुई थी। टीलोमरेज, तो टीलोमरेज होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के साथ होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है 24 में क्या दे रखा है,
If the doubling time of prokaryotic cell becomes progressively shorter, then it can be predicted that the ribosome concentration क्या होगी, constant, decrease, increase, remain constant but their composition will be different. अरे नहीं भाई, कांस्टेंट नहीं रह सकती, या तो बढ़ेगी या तो क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि डबलिंग टाइम क्या हो रहा है, डबलिंग टाइम कम हो रहा है। तो अगर डबलिंग टाइम कम हो रहा है इसका मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है, और जल्दी काम होने का मतलब क्या होता है कि मशीनरी बढ़ रही होगी, मशीनरी बढ़ रही है मतलब राइबोसोम भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, याद रखना अपोजिट होगा। अगर टाइम कम हो रहा है तो मशीनरी के नंबर बढ़ेंगे, मशीनरी जैसे राइबोसोम्स। ठीक है, अगला है हमारा, हाउ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 6 बेस पेयर लेंथ, 6 बेस पेयर का है, आर पॉसिबल वेयर द फर्स्ट बेस इज प्यूरिन, लास्ट इज पायरिमिडीन। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले तो कितने बेस पेयर है लिख लो, 1 2 3 4 5 6। पहला कौन सा दे रखा, प्यूरिन, लास्ट का क्या दे रखा, पायरिमिडीन। याद है पायरिमिडीन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे, CT। प्यूरिन क्या होते हैं, AG। दो हैं, तो जहाँ पर भी अब ये 4 बेसिस तो कुछ भी हो सकते हैं ना भाई, तो क्या करना है अपन को, जहाँ प्यूरिन दे रखा है, पायरिमिडीन दे रखा है, वहाँ पर हमको 2 लिखने हैं, और बीच में जितने भी AGTC 4 होते हैं डीएनए में, तो 4 लिखना है। देखो 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो ये 4 और बाकी आसपास 2, टोटल इंटू करो कितना आ जाएगा मालूम है, 1024। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कभी भी ऐसे सवाल आए बस यही करके आ जाना और कुछ नहीं चाहिए। अगला देखो, अगला है डेटा, द डेटा बिलो आर फ्रॉम द मिसेल्सन स्टेल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सपोर्टेड बाय द रिजल्ट शोन इन द टेबल बिलो। भाई मिसेल्सन स्टेल के नाम से समझ में आ रहा होगा, इन्होंने एक सेमी कंजर्वेशन का, कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड है रेप्लिकेशन, वो मिसेल्सन स्टेल ने दिया था। किसके लिए, मिसेल्सन स्टेल ने दिया था प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है, इन्होंने वर्क किया था किस पे, NH4Cl पे। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप ले रखे थे, एक N15 मतलब हैवी और एक 14 N14 मतलब लाइट। तो नाइट्रोजन के हैवी और लाइट आइसोटोप लिए थे, उस पर काम किया था। N15 जहाँ आएगा वहाँ हैवी बैंड, N14 जहाँ आएगा वहाँ पे लाइट बैंड मिलेगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट समझना क्या है इसमें। इन्होंने बदल के दिया है, देखो इन्होंने दिया है कि फर्स्ट जनरेशन में 100% जो है वो हैवी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ही, जैसे मान लो ये 2 स्ट्रैंड है तो इसके पास भी N15 होगा, इसके पास भी N15 होगा, 100 हो गया। अब अगला जब बनेगा, अगली जनरेशन देखी इन्होंने तो क्या किया, देखा कि एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है, नया बना, मतलब कि इसमें बोला 50% हैवी भी है और 50% लाइट भी है। फिर क्या बोला कि फिर हैवी दिख रहा है, लाइट भी दिख रहा है, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन तुमको ध्यान से देखने को मिल रहा होगा कि हैवी रहेगा, हैवी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल हैवी बैंड बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। लेकिन सेमी कंजर्वेशन के मेथड में क्या होता था कि हाइब्रिड और लाइट मिलता था, हैवी हमें नहीं मिलता था। यहाँ पर हैवी भी बैंड मिल रहा है, तो जहाँ पर भी आपको दिखे कि हैवी बैंड मिल रहा है आप समझ जाइएगा कि ये कंजर्वेटिव मेथड है। कैसा है, कंजर्वेटिव। जहाँ पर भी आपको हाइब्रिड मिल रहा है वहाँ समझ जाइए सेमी कंजर्वेटिव है, और जहाँ पर भी आपको केवल लाइट बाद में मिल रहा है, हैवी गायब है, हाइब्रिड गायब है, तो समझ जाइए कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। तो अभी का जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा क्या, कंजर्वेटिव। तो देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है सेमी कंजर्वेटिव है नहीं, कंजर्वेटिव है हाँ, डिस्पर्सिव रैंडम है नहीं। ठीक, अगला बेस सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, ये दे रखा है AGC ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन ये होता है जहाँ पर प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस किया जाए और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस किया जाए, ये ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है, जहाँ पर प्यूरिन पायरिमिडीन से बदले और पायरिमिडीन प्यूरिन से बदले, मतलब एक दूसरे से बदल जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन म्यूटेशन हो रहा है। तो किस में हो रहा है, occurs in the complementary strand synthesized on this piece of DNA, which of the following is mutated complementary strand। यहाँ मान लेते हैं ये जो स्ट्रैंड हमने लिया है 5' to 3' लिया है, अगला जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो बनेगा 3' to 5'। लेकिन यहाँ जो हमको दिख रहा है ना, ये सारे दे रखे होंगे 5 to 3 वाले। अब आप निकाल लेंगे कैसे निकालो पहले तो यहाँ से काउंट करना,
जो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ 3 होगा या 5 होगा, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो इसमें से जो भी ऐसा मैच कर रहा हो वो चेक कर लो, ठीक है। जो मैच कर रहा होगा वो आप देख लेना, थर्ड वाला मैच कर रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल म्यूटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। भाई सिंपल सा सवाल है, बोल रहा है केमिकल म्यूटेशन है कोई जो कि इनकॉर्पोरेट हो रहा है इनटू द जीनोम बाय डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज गलती कब करता है, जब बेस की तरह दिखने वाला कोई आ जाए। तो बेस की तरह दिखने वाला कौन होता है, बेस एनालॉग, दैट इज द आंसर। अगला सवाल, 1 सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ इकोलाई क्या हो सकता है। आपको मालूम है पहली बात तो ये कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड वाला होता है वो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है काम करता है पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो क्या है आंसर, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये तो सही है। इन्वॉल्व इन द रिपेयर, नहीं, सेकेंड वाला करता है ज़्यादातर। और फर्स्ट वाला रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट, बिल्कुल नहीं। इन्वॉल्व डीएनए रिकॉम्बिनेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच एंजाइम इज यूज टू, ये थोड़ा सा ओके, फॉस्फेट ग्रुप, विच एंजाइम इज यूज टू रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम P32, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा मेथड का है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें कि जो फॉस्फेट 32 से जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है ना, वो जो होता है वो हमारा कौन होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये याद रट लो कि 5 प्राइम फॉस्फेट जो रिमूव करता है वो एल्कलाइन फॉस्फेटेस होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द टेंशन इम्पोज बाय अनकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। भाई कितनी बार पढ़ेंगे इसको हम, डीएनए गाइडेज। और यही डीएनए गाइडेज जो होता है, ये डीएनए गाइडेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, टोपो आइसोमरेज सेकेंड। बात समझे। अगला सवाल, डीएनए गाइडेज याद रखना प्रोकैरियोट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। नॉट ट्रू पूछा है और नॉट ट्रू पूछा है, देख लेते हैं। इट हैज मल्टीपल ऑरिजिन, जी बिल्कुल। इट इज सिंक्रोनाइज्ड टू फेज ऑफ सेल साइकिल, जी हाँ बिल्कुल। इट डज नॉट इन्वॉल्व ओकाजाकी फ्रेगमेंट, भाई इन्वॉल्व होता है, पता है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है। इट रिक्वायर्स लाइसेंसिंग ऑफ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेप्लिकेशन से पहले जो मशीनरी लाई जाती है वो होती है लाइसेंसिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड वाला, मतलब मैंने जहाँ क्रॉस लगाया वही आपका आंसर है भाई, यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यही क्या है हमारा, गलत है, ठीक। अगला सवाल, चलो इसको देखो, इन विट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज शोज एन एरर रेट ऑफ, गलती की रेट 10⁻⁻6 to -7 होती है पर बेस पेयर। However, in the vivo, the observed mutation rate is 10⁻9 to 10⁻−10 per base pair. Such discrepancy is because, भाई जब हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा था ना, तभी मैंने आपको बताया था कि गलतियाँ पहले ज़्यादातर कैसी होती हैं, 10⁻⁻5 गलती होती है, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग हो गई तो 10⁻⁻7 हो जाती है, लेकिन अगर मिसमैच रिपेयर भी हो गया तो 10⁻10 हो जाती है पर बेस पेयर, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है, पढ़ लेते हैं। इन विट्रो ऐसे, इन विट्रो और इन वीवो में अंतर पता होगा। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर बॉडी से, और इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, याद रखो इसको। इन विट्रो assay for DNA polymerase is less precise than in vivo assay। भाई ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। E. coli has a mechanism of removing such erroneous incorporation of bases, हाँ जी, मिसमैच रिपेयर सिस्टम चलता है इसमें, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, Which type of replication requires a break in the nucleotide strand to get started? कौन सा replication requires a break in the nucleotide strand to get started? थीटा रेप्लिकेशन नहीं भाई, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, थीटा एंड लीनियर। देखो थीटा आपने अभी पढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन
रोलिंग सर्कल का मैं आपको यहाँ मतलब बता देती हूँ। आंसर इसका रोलिंग सर्कल है। देखो, जब रोलिंग सर्कल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये प्लाज्मिड है, जब ये यहाँ से कट होता है तो ये घूम करके ट्रांसफर होता है आगे की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये आगे की तरफ गया, अब इसके ऊपर काम होगा और ये डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी कुछ मेथड को बोलते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा रोलिंग सर्कल। आगे देखो, अगला देखो, वेरिएशन इन विच टाइप ऑफ रिपीट सीक्वेंस कॉमनली अराइज बाय रेप्लिकेशन स्लीपेज। पहले देखो रेप्लिकेशन स्लीपेज क्या होता है। जब जो पॉलीमरेज काम कर रहा होता है ना, तो वो पॉलीमरेज क्या होता है, कभी कभी बार बार गिर जाता है। ठीक, जैसे मान लो काम कर रहा है इस स्ट्रैंड पे और गिर गया, तो गिरते गिरते इसने क्या किया, सेम तरीके के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, तो अब इतने रिपीट बन गए। तो इसके स्लिपेज होने से जो रिपीट्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। ठीक है, जो VNTRs होते हैं वही। अगला देखो, you have isolated an Indian strain of a phage. Find 174. You measure the nucleotide base content of the phage and find the following result. A है 40%, G है 10%. What are the likely percent content of T and C? एक बात सुनो, याद रखना हमेशा, जो हमारा जो शरगैफ का लॉ लगता है ना, कि A जो है वो T के बराबर होगा, C जो है वो G के बराबर होगा, ये केवल डबल स्ट्रैंडेड पे लागू होता है। याद रखना, सिंगल स्ट्रैंड पे लागू नहीं होता। इसका जो DNA होता है बेटा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए याद रखना। शरगैफ लॉ मत लगा देना, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो T and C इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इसका तो यही हो जाएगा फिर तो, कि इसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी कैसे पता लगाएं। अगला देखो, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA। कॉम्प्लीमेंट्री बेस, हमने क्या डिसकंटिन्यू सुनना है। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यू रेप्लिकेशन। बेस कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं, चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के चार्ज होने से डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का क्या ताल्लुक है, एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। देखो एक बात सुनो, A किससे जुड़ता है, हमेशा T से जुड़ता है। G हमेशा किससे जुड़ता है, C से जुड़ता है। यही होती है एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। और यही क्या बताता है कि इससे क्या बनता है, इससे बनता है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ठीक है, अगला देखो, प्राइमर आर सिंथेसाइज्ड वेयर ऑन द लेइंग स्ट्रैंड। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। प्राइमर कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में, जहां हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने, हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के पहले प्राइमर बनेगा। याद रखना। थर्ड, यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही बार लगता है। आइडेंटिफाई द मिसमैच। मिसमैच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट एट द 5' एंड ऑफ DNA। हाँ बिल्कुल सही है, ये पढ़ चुके हैं मुझे ऐसा लगता है। DNA पॉलीमरेज 1 निक ट्रांसलेशन में काम करता है, बिल्कुल सही है। S1 एंडोन्यूक्लियस क्लीव ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ये भी सही है। DNase 1 क्लीव ओनली डबल स्ट्रैंडेड, नहीं भाई, ये हम लोगों ने कल मुझे लग रहा है एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। दोनों चीज़ें क्लीव करता है, डबल स्ट्रैंड भी और सिंगल स्ट्रैंड भी, तो यही इसका मिसमैच हो जाएगा। आंसर यही हो गया। टीलोमरेज 1 topoisomerase 1 does not require ATP even though it does cleavage and ligation of the DNA. This is because it use GTP as the energy. It conserve the energy liberated during the cleavage by binding with tryptophan of an enzyme and reused. This reaction does not require energy and आगे कुछ लिखा है, it conserve the energy liberating during the cleavage by binding with tyrosine of the enzyme reuse। यही सही है। क्यों, क्योंकि टोपोआइसोमरेज जो होता है बेटा, वो क्या फंक्शन करता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो होता है ना टायरोसिन के बीच में, उसको जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो अब एक काम करते हैं,
आज के लिए हम अगर इतना ही रखें, बाकी की बची चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खांसी लगातार आ रही है। सो हम लोग बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल।